स्टूडेंट, तो हम कल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने बताया था इसके बारे में। तो जो कंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से होता है वो 4 भागों में होता है और एक क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर की मतलब पिछले साल पढ़ाई जा चुकी है। तो 4 भाग मुख्य रूप से मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होती है बाइंडिंग, दूसरा होता है इसमें लेमिनेटेड कोर, तीसरा होता है कंटेनर और चौथा होता है टर्मिनल। मतलब ये मेन भाग हैं, और भी चीज़ें उसमें होती हैं जिसका डिटेल डायग्राम हम मतलब पूरा उसको बना के बताएंगे आगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि मेन भागों के बारे में। जो बाइंडिंग होती है ये मुख्य रूप से कल भी हमने बताया था कि वो प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती क्या है? तो प्राइमरी बाइंडिंग समझ लो, प्राइमरी बाइंडिंग मतलब प्राथमिक कुंडलन जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये होती है कि जिस साइड ट्रांसफार्मर की जिस साइड में हम सप्लाई को जोड़ते हैं, मतलब यदि ये मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफार्मर है तो 2 टर्मिनल होता है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो जिस साइड से हम एसी सप्लाई को जोड़ते हैं वो साइड क्या होती है? प्राइमरी होती है। यानी जिधर से हम एसी सप्लाई का इनपुट देते हैं वो हमारी क्या होती है? मतलब इधर से हमने एसी सप्लाई दे दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस साइड हम इससे लोड को कनेक्ट करते हैं, जो कोई भी हमारा लोड जिस साइड जुड़ा होता है वो क्या होता है? वो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन होती है। क्लियर है? तो सप्लाई हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग को दी जाती है। एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। कल हमने बताया भी था कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये भी कल हमने बताया था। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है कि एक कॉइल में सप्लाई देने की वजह से उसके बगल में रखी हुई दूसरी कॉइल पारस्परिक रूप से क्या हो जाती है? उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो प्राइमरी बाइंडिंग वो होती है, पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किसका मतलब किसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि चूंकि हम प्राइमरी बाइंडिंग को मान लो सपोज डैट ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है और सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो दोनों इलेक्ट्रिकली रूप तो जुड़ी नहीं रहती हैं, ये चुंबकीय रूप से मैग्नेटिकली जुड़ी होती हैं। तो इस प्राइमरी बाइंडिंग को हम डायरेक्ट सप्लाई क्या करते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। तो एसी सप्लाई जब इसको देंगे तो प्राइमरी को तो डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, तो इसका तो खुद का इंडक्शन होगा, मतलब इस सप्लाई के थ्रू इसका मतलब इंडक्शन हो रहा है। लेकिन इस वाले का जो इंडक्शन होगा वो इसकी वजह से हो रहा है, यानी ये म्यूचुअली हो रहा है, पारस्परिक हो रहा है। तो ये चीज़ भी याद रखना, इसका खुद से हो रहा है इस सप्लाई की वजह से, सेल्फ में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है ये किस बाइंडिंग के लिए होता है? तो आपको याद रखना है किस बाइंडिंग के लिए होता है? सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए। और प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग में अंतर यही होता है कि जो सप्लाई से जुड़ा रहता है जो सिरा वो प्राइमरी बाइंडिंग होता है और जो लोड से जुड़ा होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। चलिए दूसरा, इसमें बाइंडिंग क्लियर हो गई। दूसरा टॉपिक है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का मतलब ये होता है कि ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है और वह हिस्सा जिस पे हम बाइंडिंग को लपेटा जाता है। और लेमिनेटेड कोर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है और बेरी टाइप होता है। क्या है? कोर टाइप है, सेल टाइप है और बेरी टाइप है। इन तीनों का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, देखो ध्यान से। पहला जो इसके ऊपर है देखो, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? कोर टाइप है। कोर टाइप का मतलब क्या होता है कि इसमें देखो कोई ट्रांसफार्मर ख़राब रहेगा, अपने लैब में पढ़ा हुआ है, जब भी प्रैक्टिकल खुल रहा है कॉलेज तो उसमें बताया जाएगा खोल के। तो इसमें 2 तरह की स्टैंपिंग होती हैं, या तो यूआई कोर स्टैंपिंग होता है या एल कोर स्टैंपिंग होता है। यूआई कोर का मतलब क्या है? देखो ये फिगर बना हुआ है, इस तरह से सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है, पतली पतली। और एक चीज़ और होता है कि हम क्यों नहीं इसको मोटे धातु की ही बना लेते हैं, तो इसके भी रीज़न है, परतों में बनाने के रीज़न है कि इसमें जो क्या होगा हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से इसको हम पत्तियों के रूप में लेमिनेटेड स्टील सिलिकॉन कोर को लेमिनेट करके बनाया जाता है, ईडी करंट लॉस को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो इसमें देखो यू और आई टाइप के क्या हैं? यू और आई का ऐसे करेंगे तो इस तरह हिस्सा बन जाएगा, और या तो ये यू आई कोर स्टैंपिंग होता है, नहीं तो एल कोर स्टैंपिंग का प्रयोग होता है। तो कभी कभी इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और ये क्या होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती हैं। चलिए, तो ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ध्यान से देखो, सेल टाइप में क्या है?
इसमें इस तरह बना हुआ है, 2 कोर इसमें एक ही है, मतलब या तो हम यूआई कोर से बना लें और एल कोर को, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे लगे स्टैंपिंग रखोगे तो इसको इस पर हम रखेंगे तो ये बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बॉक्स टाइप का बन जाएगा। और एक कसने वाला इसको कस दिया जाता है। फिर इस वाले पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी बना लेंगे, इस वाले पे क्या करेंगे, सेकेंडरी बना लेंगे। फिर वही काम यहाँ करेंगे। देखो एल वाला जब इस पर आके लगाओगे पूरा इस तरह, मतलब लगाओगे तो इसी तरह इसका बीच में हिस्सा बनेगा ना, और बीच में हिस्सा बनेगा और इधर क्या करें, इस पर प्राइमरी हो जाएगी, इस पर क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। और दोनों बाइंडिंग कभी भी आपस में जुड़ी नहीं रहती हैं, दोनों एक दूसरे से विद्युत रूप में जुड़ी नहीं रहती हैं, यह मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये यूआई कोर स्टैंपिंग होता है और एल कोर स्टैंपिंग होता है। दूसरा आ जाता है सेल टाइप। सेल टाइप में क्या होता है, सेल टाइप में ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बने हुए हैं, सेम ऐसा ही है लेकिन 2 है, प्राइमरी के लिए अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है। तो इसमें प्राइमरी के लिए देखो इसके लिए अलग बाइंडिंग की गई है, सेकेंडरी के लिए अलग की गई है। तो इसकी जो स्टैंपिंग होती है, इस तरह के 2 खाने बनाने के लिए हम देखो ई और आई का करेंगे कनेक्शन। इसको ऐसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पे ई और आई का ऐसे करोगे और इसी के ऊपर ला के सटाओगे तो देखो यहाँ 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो एक ही वाला हिस्सा बन जा रहा है और एक ही वाला हिस्सा बन जा रहा है। तो ये बनेगा किस में, ई और आई में। वही चीज़ यहाँ पे इसको ई आई कोरिस लेकर आ जाता है। ये वाला आकृति देखो ई की तरह है और ये क्या है, आई की तरह है। तो ई और आई स्टैंपिंग इसको बोला जाता है। इसको यम टाइप का इस तरह से यम है, इसको यम कोर स्टैंपिंग बोला जाता है। और इसमें भी देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया, जैसे यहाँ पे 2 बना है ना, 2 बना है। फिर यहाँ पे क्या है, टी वाला, यहाँ भी इसको करोगे, इसको सटाओगे तो टी वाला ऊपर आके सट जाएगा और बीच में देखो जब सटेगा तो एक ये हिस्सा बन जाएगा और एक हिस्सा ये बन जाएगा, 2 होगा। ठीक है, एक प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए। तो इसमें जो आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 2 तरह की स्टैंपिंग प्रयोग की जाती हैं। स्टैंपिंग होता क्या है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियाँ होती हैं जिनको करके एक साथ करके बनाया जाता है, लेमिनेट करके बनाया जाता है। लेमिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ईडी करंट लॉस जो होता है कम करने के लिए। और उसके बारे में ईडी करंट और हिस्टरीज लॉस तुम लोगों को मैग्नेटिक सर्किट में हमने थोड़ा बहुत बताया है, बाकी हम आगे मशीन पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यूआई कोर स्टैंपिंग और एल कोर स्टैंपिंग किसमें प्रयोग होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। ये भी सवाल पूछा सकता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की स्टैंपिंग प्रयोग की जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ईआई वाला स्टैंपिंग पूछा गया है कि ईआई कोर स्टैंपिंग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग होती है। तो 3 होता है, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो कोर टाइप में कौन कौन स्टैंपिंग है, यूआई और एल कोर। सेल टाइप में कौन है, ईआई कोर स्टैंपिंग है, एम कोर स्टैंपिंग है और टीयू कोर स्टैंपिंग है। मतलब ऊपर वाला टी है, नीचे वाला क्या है, यू है। इस फिगर से रिलेटेड करके बनाया गया है। तीसरा है आपका, तो कोर टाइप हमने पढ़ लिया, सेल टाइप पढ़ लिया और बेरी टाइप। तो बेरी टाइप देखते हैं। बेरी टाइप में क्या होता है, बेरी टाइप में देखो एक कोर बना हुआ है, ये भी एक तरह लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्ती है, कोर बनी हुई है और इसके अंदर देखो ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, बेलन की तरह ये वाला हिस्सा। ये बाइंडिंग इसमें, इसके अंदर, इस कोर के अंदर इस बाइंडिंग को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो इस सिलेंडर को हमने ऐसे बना दिया है, इसी का थोड़ा एक अग्र रूप हम थोड़ा सा डेरिवेटिव मतलब इसको बड़ा करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, बाइंडिंग है और ये जो हिस्सा देख रहा है इस तरह से पट्टी जो दिख रही है, एक कोर है। इसका विस्तृत रूप यहाँ देख ले रहे हैं। एक्चुअली ये जो सिलिंड्रिकल बाइंडिंग की गई है इसी में आपका क्या होगा, ये तो कोर हो गया, तो ये जो बाइंडिंग की गई इसी में प्राइमरी होगा और इसी में क्या होगा, सेकेंडरी होगा। यहाँ ध्यान से देखो, अंदर आपको दिख रहा है ये वाला देखो हिस्सा, एक गोल की तरह सिलेंडर का मतलब एक गोला होगा ना सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो बाहर से हम लेते हैं, ये जो बाहर निकला हुआ है सारा देखो अंदर से होकर आया हुआ है, बाहर जो भी निकला हुआ है 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 7 8 जो भी है 8 इसमें कोर दिख रहा है। तो ये जो हिस्सा हो गया एक कोर का हो गया, क्या हो गया, कोर। ये वाला जो निकला हुआ हिस्सा है क्या है, कोर हो गया। मतलब ये हिस्सा ये जो दिख रहा है निकला हुआ नीला तरह दिख रहा है, कोर हो गया। इस कोर के थ्रू ही फ्लक्स का पथ होगा। ये जो कोर दिख रहा है इसी कोर के थ्रू फ्लक्स होके फ्लक्स का मार होगा, जिस रास्ते फ्लक्स क्या करेगा, गुजरेगा। अब इसमें समझना है कि प्राइमरी बाइंडिंग कौन है और सेकेंडरी बाइंडिंग कौन है। तो ये देखो ये मैग्नेटिक कोर हो गया और इसी रास्ते मैग्नेटिक फ्लक्स होके गुजरेगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग कौन होती है, तो इसमें देखो जो अंदर है व्हाइट वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा जो व्हाइट है ये खाली है, जिस पर हमारा डॉटेड कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा हमारा होता है प्राइमरी बाइंडिंग। और एकदम जो बाहर का हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा देखो जिसमें ये लाइन चल रही है, पेन हमारा मार्कर चल रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है। यानी जो अंदर का ये वाला नहीं,
इसके अंदर का ये वाला जो हिस्सा है प्राइमरी वाइंडिंग है और बाहर वाला क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। और जो ब्लैक वाला हिस्सा है, पूरा ब्लैक जो रंगा गया है, ये हमारे बीच में इंसुलेशन किया गया है। क्या किया गया है, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों किया गया है, इंसुलेशन हम नहीं करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट होने के वजह से क्या होगा, जल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनके बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोर के बारे में, मतलब लेमिनेटेड कोर कितने प्रकार का होता है, तो कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप, तीनों के बारे में हमने बता दिया विद डायग्राम के साथ। कभी कभी स्टैंपिंग के बारे में पूछ लेता है। तो जनरली बहुत ईजी है। यूआई कोर मतलब एक इस तरह से बन रहा है बॉक्स, यहाँ पे 2 बन रहा है तो 2 स्टैंपिंग इस तरह से हो जाएगा और बाकी क्लियर है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग देख लिया, लेमिनेटेड कोर के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, इसको जनरली हम समझ लेते हैं। देखो, कंटेनर होता है, ट्रांसफार्मर देखे होगे तुम लोग, ऐसे ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ पे मान लो ऐसे बूसिंग है, 3 लगा रहता है और इसी को ऊपर ऐसे करके और ऐसे एक टंकी की तरह बना होता है। कहीं भी ट्रांसफार्मर गांव में देखना, पोल पे जो लगा हुआ है, एच पोल पे, मतलब 63 के भी ऊपर का ट्रांसफार्मर होगा। तो ये जो कंटेनर होता है ऊपर, इसमें तेल भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। करता क्या है, एक्चुअली जो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, अभी हम आगे कूलिंग के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन जनरली हम कंटेनर क्या होता है, कंटेनर ट्रांसफार्मर के ऊपर तुम लोग सर्च करके या कहीं गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ देख सकते हो, तो इसके ऊपर जो ये लगा होता है एक कंटेनर होता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। हम डिटेल में आगे हर चीज़ पढ़ेंगे, इसके कूलिंग से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर ऑयल किसका बना होता है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसका नुकसान फ़ायदा, सारा चीज़ होगा। तो अभी हम ये जो होता है इसी को क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर में एक तेल भरा होता है जो इस बाइंडिंग के कूलिंग का काम करता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, ये तेल में क्या होती है, डूबी हुई रहती है। तो कभी तेल क्या हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हीट होने से ख़त्म होता है, तो उसकी मात्रा को क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। इसके लिए बुकोल रिले और भी सारे रिलीज प्रयोग किए जाते हैं, तो आगे आएगा अभी। तो फिलहाल जो कंटेनर होता है एक तरह का टैंक होता है छोटा सा, जिसमें तेल भरा होता है और वो क्या करता है, इसकी बाइंडिंग के कूलिंग का काम करता है। चलिए, अब चौथा हो गया टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में देखो एक इनकमिंग होती है और एक आउटगोइंग होती है। जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर है, वो 11 kV को चेंज कर रहा है 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में, ठीक है। तो देखो, मान लो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे देखोगे मान लो 11,000 की सप्लाई इस पे इनकमिंग आ रही है, तो 11,000 की सप्लाई आ गई 11 kV की आ गई। और यहाँ पे फिर हमको लेके जाना है क्या, ये 440 में लेके जाना है R, Y, B और या न्यूट्रल लेके जाना है। तो ये तुम्हारी ST लाइन हो गई और ये क्या हो गई, LT हो गई। तो यही जो पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है और ये जो चारों पॉइंट है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल का मतलब इनकमिंग पे, मतलब प्राइमरी का भी टर्मिनल होगा और सेकेंडरी का भी टर्मिनल होगा। और वो डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, मतलब उसकी बात नहीं है। वो तो कोई हो सकता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि टर्मिनल हमेशा 2 होंगे, एक प्राइमरी साइड में होगा, एक सेकेंडरी साइड में होगा। अब स्टेप अप की स्टेप डाउन है, उस हिसाब से इस टर्मिनल पे इंसुलेटर क्या होते हैं, हम लगाते हैं। तो हमेशा जो टर्मिनल होता है ये किसी भी ट्रांसफार्मर में 2 होता है। एक इनकमिंग साइड का होता है जिसपे सप्लाई एसी को जोड़ते हैं, और एक आउटगोइंग साइड का होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हम क्या, अब नेक्स्ट क्लास में आगे फिर बताते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हम कल बता चुके थे। तो सबसे पहले इसमें बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। और रूल साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो फैराडे का क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। चलिए, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। हमने बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जो हमेशा किससे जुड़ी होती है, सप्लाई से जुड़ी होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जो किससे जुड़ी हुई होती है, लोड से जुड़ी हुई होती है। क्लियर है। चलिए, अब देखो,
और जब हम प्राइमरी को सप्लाई एसी देंगे तो एसी की चूँकि फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये अल्टरनेट वोल्टेज होता है, तो ये प्राइमरी में जब ये सप्लाई जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो फ्लक्स वो बनेगा वो सिंपल फ्लक्स नहीं होगा, वो रोटेटिंग होगा, एक तरह से मूवेबल, मतलब रोटेटिंग या वेरिएबल कह सकते हैं, रोटेटिंग फ्लक्स कह लें या वेरिएबल फ्लक्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला, और वो हमने बताया इसलिए वेरिएबल होता है क्योंकि जो तुम एसी का जान रहे हो चक्र है, ये देखो हर क्षण क्या होता है, बदलता रहता है, सेम तो है नहीं, घटता बढ़ता रहता है। तो ये वेरिएबल फ्लक्स होने के नाते इसमें जो क्या होगा, इसमें एक EMF तो पैदा होगा ही, लेकिन इसके बगल में सेकेंडरी कॉइल इसके बगल में रखी हुई है, तो ये तो स्थिर है, इसमें कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल है, जो फ्लक्स एक गतिमान जो फ्लक्स इसमें बन रहा है, ये फ्लक्स क्या करेगा, ये जो गति वाला फ्लक्स है ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाले को क्या करेगा, कट करेगा। और इसके लिंक करने की वजह से, मतलब इसके लिंक करने की वजह से इसमें भी क्या होगा, इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। किस लॉ के अनुसार, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार। ये भी सवाल पूछा आता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के नाते एक कॉइल स्थिर है, इसमें कोई सप्लाई हम नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी, मतलब म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। और यदि ये कोई खुला था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सेकेंडरी लोड से हमारी कनेक्ट हो जाएगी, मतलब सर्किट सेकेंडरी की पूरा हो जाएगी, उस कंडीशन में इसमें विद्युत धारा का बहना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यदि सप्लाई वोल्टेज हम V1 दे रहे हैं और वहाँ भी एक वोल्ट मीटर लगा दें, हम यहाँ पे V2 लगा दें, तो क्या होगा, ये V2 भी रीडिंग को मेजर करने लगेगा और इसमें I2 धारा क्या होगी, बहने लगेगी। तो ये इसका सिद्धांत है, किसका, ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने के बाद क्या होगा, इसमें वेरिएबल फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो सेकेंडरी स्थिर है, गति नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इसको लिंक करेगा, और इसके लिंक करने की वजह से इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगा। और इस सेकेंडरी को जब हम की लोड से शॉर्ट लोड से जोड़ देते हैं, या मान लो वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो इसमें सेकेंडरी में विद्युत धारा बहने लगेगी, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये अपने टर्न के अनुसार रीडिंग को दे देगा। क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है तो DC पे क्यों नहीं करता है। जिसके कई रीज़न हैं। सवाल पूछा जाएगा कि DC पे मतलब ये काम नहीं करता है और AC पे करता है, तो क्यों करता है। रीज़न इसका, पहला रीज़न तो फ्रीक्वेंसी है कि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और DC की फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें वेरिएबल फ्लक्स बनेगा नहीं। वेरिएबल फ्लक्स नहीं बनेगा तो क्या करेगा, इसके सेकेंडरी को लिंक नहीं करेगा, तो वैसे भी काम नहीं करेगा। दूसरा इसका मुख्य रीज़न क्या है, देखो, जो DC पे काम इसलिए नहीं करता है कि ट्रांसफार्मर में देखो जो बाइंडिंग है ये किस प्रकार का लोड है, ये एक तरह से इंडक्टिव लोड है। इसके बारे में जान रहे हो ना, 3 तरह का लोड होता है, एक होता है R, एक होता है क्या L, और एक होता है C। ये तो प्योरली तो नहीं कर सकते, मतलब इसमें सब गुण होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन रूप से ये इंडक्टिव लोड होता है। क्या होता है, इंडक्टिव लोड होगा। जब इंडक्टिव लोड होगा तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, XL, इसका XL हाई होता है। क्या होता है, XL हाई होता है। तो XL हाई होने से इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा, और सॉरी देखो XL जो है ये बहुत इसका क्या होता है, हाई होता है। XL हाई होने के नाते क्या होगा, अब चूंकि जो DC होता है, DC में क्या होता है, DC में ओनली R होता है। DC क्या होगा, DC में ओनली R होता है। हमने बताया कि AC में तीनों गुण होते हैं। कौन कौन, AC जो होता है इसमें तीनों गुण होते हैं, R होता है, L होता है और C होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका, इसमें केवल R होता है, DC में L और C का गुण नहीं होता है, वो केवल R के रूप में काम करता है। चलिए ठीक है। तो L और C की, मतलब AC की बात कर लें हम यहाँ पे, तो AC में हमने बताया, AC में R, L और C क्या होता है, तीनों होता है, जबकि DC में ओनली R का गुण होता है। ठीक है। तो R, L, C जब तीनों रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा,
तीनों का गुण रहेगा तो AC लगाएंगे, तीनों गुण होगा तो प्रतिरोध इसका ज़्यादा होगा, तो करंट कम बहेगी। लेकिन जब इसको DC से जोड़ेंगे तो DC क्या करेगा, केवल इसके R पे ही तो काम करेगा। तो इस कंडीशन में इसकी बाइंडिंग में जो होगा केवल R के रहने के नाते प्रतिरोध तीनों मिल के विरोध कर रहा है तो अधिक होगा। अब केवल R विरोध करेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाने से करंट का मान इसमें बहुत अधिक हो जाएगा और जिस वजह से हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। तो यही मुख्य रूप से दो रीजन है। एक तो फ्रीक्वेंसी का रीजन है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है जिससे वेरिएबल फ्लक्स नहीं बनेगा, और वेरिएबल फ्लक्स नहीं बनेगा तो क्या करेगा, इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं। होगा नहीं तो क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा। और दूसरा रीजन ये है कि हम जान रहे हैं कि AC जो होता है इसमें R, L और C रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का गुण होता है, जबकि DC को ओनली क्या होता है, DC में ओनली R होता है। तो जब इसको DC से जोड़ोगे इसको तो केवल R के ही गुण, R मतलब अकेले R है तो बहुत कम है, तो प्रतिरोध इसका कम होने से क्या होगा, प्रतिरोध जब इसका कम होगा तो इस कंडीशन में धारा का मान इसमें अधिक हो जाएगा और बाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो आगे हम इसके मतलब और ट्रांसफार्मर की और क्लास के बारे में पढ़ेंगे।